Hello everyone and welcome back to B2 Learning. Myself Nitesh Kataria, your mathematics mentor. बच्चा अभी हम लोगों का सर्कल चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का और काफी टाइम से चल रहा है। आई गेस उसके शायद कुछ 8 लेक्चर्स कंप्लीट भी हो गए। तो आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर हम लोग करने वाले हैं सर्कल्स का, और आज के लेक्चर के बाद सर्कल्स चैप्टर क्लास 11 का अपना हो जाएगा खत्म, डन। ठीक, और उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद में आज के जो टॉपिक्स है उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली। अब यू आर एबल कि आपने यार प्रीवियस के क्वेश्चंस उठा लो और वन बाय वन क्वेश्चन लगाना शुरू करो, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस बन रहे होंगे। जहां आपको लगे नहीं सर ये टॉपिक अभी भी फंस रहा है, इस टॉपिक के क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हो पा रहे, या शायद हो सकता है कि 10 में से 5 अभी भी गलत चले जा रहे हैं, मतलब वो टॉपिक क्लियर नहीं है। तो जो भी टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांगली क्लियर नहीं है ना, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा जब आपने पीवाई यूज करें, और उन टॉपिक के वीडियोस आप दोबारा देखो, उनके लेक्चर्स दोबारा देखो। लेक्चर्स दोबारा देखने के बाद अब उनके पीवाई यूज करो, यू विल फाइंड कि वो क्वेश्चंस अपने बन जा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स, है ना। अगर दो सर्कल्स अपने को गिवन है तो उनके बीच वो दोनों ऑर्थोगोनल कब होंगे, उनके बीच में ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है मैं समझाता हूं, पहले आराम से समझ लेते हैं। अब लैंग्वेज क्या बोल रहा है, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, मतलब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर डेफिनेशन हमको जो बता रही है वो ऐसा बता रही है कि दो सर्कल्स दे रखे S1 इक्वल्स टू 0 और S2 इक्वल्स टू 0। तो पहला पॉइंट तो यहां से समझ आया कि सर जनरली हम लोग जब भी S की बात करते हैं, S1 की बात करते हैं, तो S1 का मतलब तो क्या होता है कि S सर्कल होता है, P पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट x1 by 1 होते हैं, और S1 का मतलब पूरे जगह सर्कल में x को x1 और y को y1 लिखते थे, यही करते थे। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां समझना S1 एक सर्कल का नाम, एक्चुअली दो सर्कल आ गए यहां पे। अब दो सर्कल है तो ऑफ कोर्स दोनों की इक्वेशन को SS तो नहीं लिख सकते, तो एक S1 एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और S2 दूसरी सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यहां क्या बोला सर, S1 S2 दो सर्कल है, S1 इक्वल टू 0 पहले सर्कल की इक्वेशन, S2 इक्वल टू 0 दूसरे सर्कल की इक्वेशन, आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, are said to be orthogonal if tangent at their point of intersection, tangent कहां पे, tangent at point of intersection includes a right angle, point tangent at point their point of intersection include a right angle। अब इक्वेशन की बात तो बाद में आएगी, पहले स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है मैं समझा देता हूं ना, आराम से समझना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मान लेते हैं सर कि हमारे पास ना दो सर्कल है, यहां बात तो समझ आ रही है कि सर दो सर्कल्स की हो रही है, तो एक सर्कल यहां पे दे रखा है कोई अपने को, ठीक, और दूसरा सर्कल अपने को कुछ ऐसा दे रखा है। अब क्या बोला है कि दो सर्कल ऐसे जा रहे हैं, है ना, दो सर्कल कुछ ऐसे जा रहे हैं, दूसरा सर्कल अपने पास बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दोनों सर्कल की रेडियस सेम है डिफरेंट, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, बस ये बोला, मतलब स्टेट क्वेश्चन नहीं भाई, ये डेफिनेशन क्या बोल रही है मैं उसकी बात करूं। तो मान लेता हूं कि सर ये जो सर्कल अपने पास है ना, इस सर्कल का नाम S1 मान लेता हूं, इस सर्कल का नाम S2 मान लेता हूं, तो ये दो सर्कल्स हो गए, S1 इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन, S2 इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन। अच्छा, ये दोनों सर्कल किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग सर्कल के केस की बात हो रही है ना, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस की बात हो रही है। तो जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो आप समझना, आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, S1 S2 आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, इस पॉइंट को मैं T1 बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं T2 बोल देता हूं, यही जाएगा। तो जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर T1 T2 की जगह A B लिख लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये अपने पास A है, ये पॉइंट अपने पास B है। अब होगा क्या, तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है, अगर उस पॉइंट पर दोनों सर्कल्स के लिए मैं टेंजेंट बनाऊं, टेंजेंट बनाऊं कैसे, तो जैसे मैं फर्स्ट वाला जो सर्कल है S1 है, इसके पॉइंट A पर टेंजेंट बना देता हूं, तो टेंजेंट कुछ ऐसे बन गई होगी, तो ये टेंजेंट अपने पास बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं S2 जो सर्कल है सेकंड सर्कल, वहां उसके लिए भी पॉइंट A से ही टेंजेंट बना देता हूं, तो वही टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो दोनों टेंजेंट्स बना दे। अब ये जो दोनों टेंजेंट्स बन रही है, ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा हो कि ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, ठीक, तो इन सर्कल्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल सर्कल क्या बोलना चाह रहा हूं, वापस समझना कि अगर मैंने दो सर्कल्स बनाए, ऐसे दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट है, वो फर्स्ट सर्कल पे भी आ रहा है, सेकंड सर्कल पे आ रहा है, तो उस पॉइंट पर अगर मैंने दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट्स बना दी,
तो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल सर्कल्स है ना, दोनों सर्कल्स एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल सर्कल है, यानी कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनैलिटी फॉलो कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई? अब अगर ऐसा हो रहा है, ये तो समझ आ गया सर ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट बना दी। नीचे से भी होगा, अगर यहां से भी मैं टेंजेंट बनाऊंगा ना एक फर्स्ट सर्कल पर और सेकंड सर्कल पर, तो ये भी परपेंडिकुलर जाएगा ही जाएगा, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आएगा। लेकिन अभी प्रूविंग के लिए मैं एक लेके चल रहा हूं, ठीक। तो अपने को पता चल गया कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर दोनों सर्कल्स पर टेंजेंट बनाई तो वो टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होता है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब मेरे को प्रूव करना है। अब क्या बोल रखा है? देन द कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल इज, ये जो कंडीशन दे रखी है। अब पॉइंट आता है सर ये कंडीशन आई कैसे, यानी कि इसका प्रूविंग बताओ। तो अब इसका प्रूफ आपको बताता हूं कैसे आ रहा होगा, समझना आराम से। सर मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के लिए इस एक काम करता हूं, ये जो वापस से ये जो है इसको मैं बोल देता हूं टेंजेंट 1 और इसे मैं बोल देता हूं दिस इज टेंजेंट 2। अब आराम से समझना सर, फर्स्ट सर्कल के लिए ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है, आराम से देखना, फर्स्ट सर्कल के लिए ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो कौन सी टेंजेंट है? T2 टेंजेंट है, T2 टेंजेंट है। अच्छा, ये जो लाइन फॉर्म हो रही है T1, ये T2 पर परपेंडिकुलर है। सर अगर T1 T2 पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब T1 जो जा रहा होगा वो फर्स्ट सर्कल के सेंटर से पास हो रहा होगा 100%। आराम से देखो, क्यों भाई? क्योंकि सर सेंटर से अगर मैं रेडियस बनाता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये एक तरह से रेडियस का ही काम करेगी। तो ये अपने पास टेंजेंट है, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तभी तो परपेंडिकुलर जाएगा। बात समझ आ गया? सेकेंडली मुझे पता चला अगर मैं सेकेंड सर्कल के लिए बात करूं तो सेकेंड सर्कल के लिए T1 टेंजेंट है। अच्छा, T1 टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है यानी कि T2 जो जा रही है, दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि वो सेंटर का जो दूसरा सर्कल का सेंटर है जिसको मैंने C2 बोला, वहां से पास हो रही होगी। क्या सॉरी, क्या इन दोनों पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना? ये दोनों समझ आ गया। अब मुझे समझ आ गया कि सर ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना, ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रही होगी, ठीक। अब एक तो ये पता चल गया सर सेंटर से पास हो रही है, ये पता चल गया परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहां से C1 और C2 को ज्वाइन कर दूं तो मेरे को ये पता चलेगा कि सर ट्राइंगल C1 C2 और A, ये जो ट्राइंगल बन रहा है C1 C2 A, C1 C2 A, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या ये बात समझ आ गई? तो इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी फॉलो कर लेते हैं। तो राइट एंगल की ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या जा रहा होगा सर? यहां से मुझे समझ आ रहा है कि C1 से लेकर A का जो डिस्टेंस जा रहा है, मतलब ये जो जा रहा है ना, तो C1A स्क्वायर प्लस C2A स्क्वायर इक्वल्स टू C1 C2 स्क्वायर, यही जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है। तो ये C1 C2 हाइपोटेन्यूज जा रहा है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, यहां से अगर मैं चेक करूं तो C1A का मतलब क्या हुआ? C1A का मतलब हो गया सर रेडियस 1, फर्स्ट सर्कल की रेडियस। तो फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है इसको मैं बोल देता हूं कि सर रेडियस 1 R1 है और सेकंड सर्कल की रेडियस को मैं R2 बोल देता हूं। तो दोनों सर्कल की रेडियस को R1 और R2 बोला, तो C1A किसके इक्वल हो गया? R1, तो दिस इज R1 स्क्वायर प्लस C2A किसके इक्वल हो गया सर? ये अपने पास आ गया R2, दैट इज R2 स्क्वायर, और प्लस ये जो जा रहा है C1 इक्वल्स टू, और ये जो जा रहा है C1 C2, ये तो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के डिस्टेंस के बराबर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया C1 C2 का स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। इसमें कोई तकलीफ आपको? आराम से देख लो। नहीं सर कोई तकलीफ नहीं आ रही। मैं काम करता हूं, इसे अगले पेज पे ले जाता हूं और अगले पेज पे ऐसे बनाता हूं कि सर जो सर्कल S1 था उसकी इक्वेशन ले लेते हैं। सर इसकी इक्वेशन में मान लेता हूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ठीक। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे दो सर्कल्स हैं तो f और g और c को सेपरेट करना है, तो एक काम करता हूं g1x f1x और c1 मान लेता हूं, ठीक। अच्छा, दूसरा सर्कल S2 है, इसकी भी इक्वेशन ले लेते हैं। सर इसकी इक्वेशन मान लेते हैं कि सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g1 की जगह g2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 की जगह f2y प्लस c1 की जगह c2 इक्वल 0। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई दोनों सर्कल्स की, ठीक।
अगर दोनों सर्कल्स की इक्वेशन आ गई तो मेरे को क्या क्या चाहिए था सर, यहां से एक तो अपने को चाहिए सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, एक चाहिए दोनों की रेडियस। तो एक काम कर लेता हूं, रेडियस और सेंटर निकाल लेता हूं पहले। तो अगर यहां से मैं फर्स्ट वाले सर्कल के लिए सेंटर निकालता हूं C1, तो C1 के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे समझना। तो C1 के कोऑर्डिनेट यहां से निकल के माइनस ऑफ G1 कॉमा माइनस ऑफ F1, यही आएगा। अच्छा, फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस क्या निकलेगी, यानी कि R1 क्या निकलेगा सर, R1 अपने पास निकल जाएगा रूट ओवर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस ऑफ C1, यही तो अपने पास पैटर्न जाता है। अच्छा, C2 यानी कि सेकंड सर्कल का सेंटर, सर सेकंड सर्कल का सेंटर मुझे दिख रहा है माइनस ऑफ G2 कॉमा माइनस ऑफ F2, और रेडियस जो अपने पास जा रहा है सेकंड सर्कल का, वो किसके इक्वल जा रहा है, वो अपने पास जा रहा है सर रूट ओवर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ऑफ C2, ये मेरे पास आ गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं आ रही होगी। तो ये तो दोनों चीजें अपने को मिल गई है ना, दोनों सर्कल का सेंटर मिल गया, दोनों की रेडियस मिल गई। अब अपने को क्या चाहिए था सर, अब यहां से हमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है C1 से लेकर C2 के बीच का डिस्टेंस। अब C1 C2 का डिस्टेंस, अब ये फॉर्मूला अपने को पता है, तो रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई, तो माइनस G1 माइनस ऑफ माइनस G2, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस G1 प्लस G2 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां से माइनस F1 माइनस ऑफ माइनस F2, यानी कि माइनस F1 प्लस F2 होल स्क्वायर, यही आ रहा है, कोई दिक्कत है इसके अंदर ना। अच्छा, एक काम करते हैं, C1 C2 आ गया तो C1 C2 स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहां से C1 C2 स्क्वायर जो मेरे पास आ रहा है, बस रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ G1 इंटू G2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ रहा है सर, यहां से आ रहा है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ F1 इंटू F2, ये मेरे पास आ गया C1 C2 स्क्वायर। क्या यहां तक कभी कोई दिक्कत ना, ये सारा कुछ अपने पास आ गया। अब जो भी चीजें मिली उस सबको यहां निकाल। सबसे पहले R1 स्क्वायर, भाई R1 स्क्वायर के लिए R1 कितना है, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, तो यहां से R1 स्क्वायर की वैल्यू लिखो, तो R1 स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, यही है, बढ़िया, प्लस R2 स्क्वायर, सेम R2 स्क्वायर आ जाएगा सर। अरे कहां चले गए सर, R2 स्क्वायर अपने पास आ रहा है, ये रहा R2, देखो क्या आ रहा है R2 आ रहा है ये, तो R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, तो ये भी ले आओ, तो प्लस R2 स्क्वायर इज सर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इक्वल्स C1 C2 होल स्क्वायर। अब C1 C2 होल स्क्वायर ये रखा, C1 C2 होल स्क्वायर कितना है, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2 G1 G2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2, तो ये भी यहां ले आते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2, कोई दिक्कत। मतलब हमने क्या किया, बस सिंपल सा ये समझ आ गया पहले तो कि सर ये दोनों अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से पास होगी, सेंटर से पास होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां से R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने R1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, R2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कंडीशन क्या आ गया सर, G1 स्क्वायर कैंसिल, G2 स्क्वायर कैंसिल, सिमिलरली F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर भी F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सब कैंसिल। बचा क्या, बच रहा है जो भी सब इधर ले आते हैं, तो यहां से अपने पास जो भी बच रहा है इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल्स टू, यहां से क्या बच रहा है, ये सब ट्रांसपोज कर दे वहां कर दे, तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, आराम से देख लो। क्या यही कंडीशन बन रही है, यही कंडीशन 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 C2, यही मेरे पास यहां बन गया। तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 C2, मैं करेक्ट लिख देता हूं, G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल्स टू C1 C2, आराम से देख लो।
तो ये जो अपने पास आ गई, ये कंडीशन आ गई ऑर्थोगोनैलिटी की, यानी कि अगर दो सर्कल्स मुझे गिवन है, दोनों सर्कल्स में एक का सेंटर मुझे -G1 -F1 गिवन है, -G1 -F1 गिवन है, दूसरे सर्कल का सेंटर मेरे को -G2 -F2 गिवन है, और कांस्टेंट एक में C1 एक में C2 है। मतलब सिंपल सा इतना समझ आ रहा है कि सर फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2G1x + 2F1y + C1 है, और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन है जहां पे G1 की जगह G2, F1 की जगह F2 और C1 की जगह C2y। तो दोनों सर्कल एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल केवल किस केस में होंगे, जब ये वाली कंडीशन आ रही होगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 + 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 मस्ट बी इक्वल्स टू C1 + C2। अगर ऐसा है तो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल होंगे, वरना नहीं होंगे। बस ये मुझे पता चल गया, आराम से देख लो। देन अगर ये पॉइंट समझ आ गया, कंडीशन याद हो गई है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन वी कैन ट्राई। ठीक है, तो ट्राई करते हैं भाई। अब अभी अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सर्कल्स, मतलब यहां पे दो सर्कल्स गिवन है, फर्स्ट सर्कल गिवन है तो मान लेता हूं कि सर ये जो रहा होगा ये सर्कल S1 रहा होगा, एंड ये दूसरा सर्कल गिवन है तो ऑब्वियस है ये जो दूसरा रहा होगा ये अपने पास सेकंड सर्कल यानी कि S2 रहा है। अब सवाल अपने पास क्या है कि सर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो अब हमें पता है कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सॉल्व करने का अप्रोच क्या जाएगा, सर सॉल्व करने का अप्रोच ऐसे जाएगा कि पहला तो ये कि कंडीशन क्या आती है, तो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए जो कंडीशन हम लोग रखते हैं, कंडीशन जो हमने फाइंड करी, अभी अभी कंडीशन पढ़ी थी, तो कंडीशन हमने पढ़ी कि सर 2 टाइम्स ऑफ G1 × G2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 × F2 इक्वल्स टू C1 + C2। यही तो पढ़ा है हमने भाई। अगर दो सर्कल्स हैं, एक फर्स्ट सर्कल गिवन है, सेकंड सर्कल गिवन है, और दोनों सर्कल्स एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल होंगे कब, जब 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इक्वल्स हो C1 + C2 के। ये बात समझ आती है। अब G1 G2 F1 F2 C1 C2 की यूजुअल मीनिंग्स है जो हमको पता है, तो मैं काम करता हूं सारी वैल्यूज निकाल के रख देता हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करता हूं सर G1। सर G1 मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन S1 के लिए चल रहा है, G1 F1 C1 फर्स्ट इक्वेशन से निकलेंगे फर्स्ट सर्कल से, G2 F2 C2 सेकंड इक्वेशन से निकलेंगे यानी कि सेकंड सर्कल से। तो यहां से G1 मतलब, अब मुझे पता है सर x का कोफिशिएंट 2G1 है, तो x का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 2G1 है, तो G1 कितना हो जाएगा सर, G1 हो जाएगा 5/2। बढ़िया। अब G2 निकाल ले। सर G2 आएगा सेकंड सर्कल से, सेकंड सर्कल से x का कोफिशिएंट -8, 2G2 यानी -8, तो G2 कितना हो गया -8/2, तो -8/2 मतलब -4। ठीक। अब चाहिए F1। सर F1 आएगा मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन के y कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 कितना होगा 2F1, तो 2F1 3, तो F1 कितना हो गया सर, F1 अपने पास आ गया 3/2। अब 3/2 के बाद में चाहिए अपने को F2। अब F2 आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से y का कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो 2F2 = 6, तो F2 = 6/2 विच इज 3। अब चाहिए दोनों कांस्टेंट यानी कि C1 और C2 का वैल्यू, तो वो और फाइंड कर लो। सर C1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट यानी कि सेकंड 7, और C2 मतलब सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट यानी कि K, जो अपने लिए अननोन है जिसको हमने फाइंड करना है। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर? कंडीशन लिख ली, सारी पॉसिबल वैल्यूज जो हमने फाइंड करनी थी, जो चाहिए फॉर्मूले में, वो हमने फाइंड कर ली। ठीक। अब फॉर्मूला पे पुट कर देते, तो यहां से मेरे को मिल रहा है सर 2 टाइम्स ऑफ G1 G2। सर G1 G2 मतलब 5/2, तो आगे G1, और G2 का वैल्यू आ रहा है -4, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस के अंदर 2 टाइम्स ऑफ F1, सर F1 मेरे पास आ रहा है 3/2, तो F1 इज 3/2, इनटू के अंदर F2 आ रहा है सर 3 आ गया, इक्वल्स टू में C1 + C2। सर C1 का वैल्यू 7 और C2 का वैल्यू K। अब बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहां से कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज 5 - 4, 5 × -4, तो 5 × -4 इज -20। यहां से 3 × 3, 3 × 3 इज 9। भाई ये पॉइंट है, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, दिस इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हाँ भाई, तो यहां से कितना आ गया, तो 3 × 3 विच इज 9 इक्वल्स टू 7 + K, और हमने फाइंड करना है K का वैल्यू, तो निकाल दो भाई। -20 + 9 -11, 7 इधर आएगा तो -11 -7 -18, तो यहां से मुझे मिल रहा है सर -18 = K, यानी कि K का वैल्यू अपने पास आ गया -18 के इक्वल।
और यही सवाल में पूछा है कि सर दो सर्कल्स अगर एक दूसरे पे ऑर्थोगोनैलिटी फॉलो कर रहे हैं यानी कि ऑर्थोगोनल है तो उनमें k का वैल्यू मुझे बताना है, अननोन का वैल्यू बताना है। तो सर जब भी दो सर्कल्स का ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ये कंडीशन फॉलो होगी। यहां से कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो जो अननोन थे G1 G2 F1 F2 C1 C2 फाइंड कर लिया, कंडीशन में पुट करा और यहां को सॉल्व करा। जैसे सॉल्व करें तो अपने पास k का वैल्यू आ रहा है विच इज इक्वल्स टू -18 और यही हमने फाइंड करना था। तो आराम से एक बार इसको देख लो और नोट कर लो। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट करते हैं। यहां पे अपने पास k का वैल्यू नहीं पूछा है, ये अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी, आराम से समझना। अब बोला अपने को ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑर्थोगोनल टू बोथ द सर्कल्स, मतलब कौन कौन से अपने को क्या फाइंड करना है। अपने को एक नए सर्कल का इक्वेशन बताना है जो सर्कल ऑर्थोगोनल है इस सर्कल पर, ये जो गिवन सर्कल है, एंड ऑर्थोगोनल टू दिस सर्कल, मतलब इन दोनों सर्कल के लिए ऑर्थोगोनल सर्कल होना चाहिए। ठीक, एक कंडीशन और दे रखी है कि वो सेंटर्स लाई ऑन द इक्वेशन ऑन द लाइन 3x + 4y + 1 = 0। मतलब क्या चाहिए, आराम से पहले सवाल को समझते हैं, गिवन जो है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। हमें पूछा एक सर्कल का इक्वेशन, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले उस सर्कल के इक्वेशन को लेट कर लेता हूं कि लेट जो सर्कल अपने पास है वो सर्कल मान लेते हैं कि सर x² + y² + 2 टाइम्स ऑफ gx + 2 टाइम्स ऑफ fy + c = 0। ये तो आ गया रिक्वायर्ड सर्कल, कोई दिक्कत नहीं। अब रिक्वायर्ड सर्कल आ गया और ये जो सर्कल है ये इन दोनों सर्कल पे, इस सर्कल को मैं एक काम करता हूं S1 बोल देता हूं और इस सर्कल को मैं एक काम करता हूं S2 बोल देता हूं। तो इन दोनों सर्कल पर ऑर्थोगोनल है, इन दोनों सर्कल पर ऑर्थोगोनल है और उसके अलावा इसका सेंटर इस लाइन से पास हो रहा होगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि सर S जो सर्कल है वो S1 पर ऑर्थोगोनल है, S जो है वो S1 पर ऑर्थोगोनल है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला पार्ट कर देते हैं कि फॉर S एंड S1, अभी दो सर्कल है, एक सर्कल S है अपने पास, एक सर्कल S1 है। अब ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है। अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है यानी कि यहां से मेरे पास कंडीशन आएगी 2G1 G2 + 2F1 F2 = C1 + C2। आएगा कि नहीं आएगा, ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा 2G1 + G2। अब आराम से देखना भाई, यहां से मेरे पास G1 कितना हो गया, G हो गया, G2 कितना हो गया, इसको मान लेते हैं G2 कितना आ गया सर 3/2 आ गया। तो 3/2 × 2 × G यही आएगा। तो मैं काम करता हूं सीधे सीधे यहां से 2G2 ले लेता हूं, तो या फिर इसे G1 इसे G2 मान लेता हूं। तो 2G1 कितना है 3, तो यहां से आ गया 2G1 यानी कि 3 × G2 कितना आ गया G + 2F1। सर 2F1 यहां से मुझे कितना मिल रहा है, ध्यान से देखना, y का कोएफिशिएंट 2F1 ही तो होता है, तो वहां से कितना मिल रहा है -5, तो -5 × F2 कितना मिल रहा है F, तो -5 × F = C1 + C2। वहां से C1 कितना आ रहा है 6, यहां से C2 कितना आ रहा है C। ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, आराम से देख लो। क्या ये पार्ट एकदम क्लियर, बढ़िया। चलो अब दूसरा, अब सेकेंड एक काम करते हैं, सेम चीज कर लेते हैं कि फॉर अगेन सर्कल S एंड S2। अब मुझे ये भी तो बोला है कि सर जो गिवन सर्कल होगा, जो आस्क सर्कल है, जो फाइंड करना है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो S2 पर भी ऑर्थोगोनल है। तो यहां पे भी यही कंडीशन फॉलो होगी, तो यही कंडीशन अप्लाई कर दो। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अभी जो इक्वेशन गिवन है, जो S2 गिवन है, वो अभी प्रॉपरली गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि S2 के अंदर x² और y² के कोएफिशिएंट 1 ना होकर के 4 है। ध्यान से देखो, 4x² + 4y² + कुछ जा रहा है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा x² + y² -28/4 विच इज 7 ऑफ x प्लस y का कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो विच इज 0, और प्लस कांस्टेंट कितना है 29, तो ये बन जाएगा 29/4 एंड इक्वल 0। ये बन गया S2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे सॉल्व कर दो इसके लिए और S के लिए, ठीक। अब यहां से अगेन 2G1 G2, तो 2G1 कितना है -7, तो यहां से आ जाएगा -7 और G2 का वैल्यू तो G है, ठीक। फिर 2F1, सर वो तो 0 आ गया, y का क्वेश्चन कितना है 0, तो यहां से प्लस बन जाएगा अपने पास 0 इंटू यहां से F इक्वल्स टू अगेन C1 C2। अब C1 C2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा C1 + C2,
तो C1 का वैल्यू वहां से आ रहा है सर 29/4, 29/4 प्लस C2 कितना रहेगा सर, C रहेगा। आराम से देख लो, क्या ये पॉइंट समझ आया? हाँ गया सर। ये अपने पास क्या आ गया सर, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस मेरे पास अभी तक आ गई। ठीक, एक काम करें सर, यहां पे तो f है नहीं, f तो खत्म हो चुका है, तो यहां से c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकाल लो सर। तो यहां से अगर मैं c का वैल्यू निकालूं तो कितना जा रहा है, -7 टाइम्स ऑफ g। आराम से देखना, -7 टाइम्स ऑफ g, बस कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा लोड नहीं आ रहा अभी। तो -7 टाइम्स ऑफ g माइनस 29/4, ये किसके इक्वल आ गया सर, ये c के इक्वल आ गया। तो c का वैल्यू मेरे को मिल गया -7g माइनस 29/4, ये c का वैल्यू है। अब एक काम करें सर, यहां से जो c हमने फाइंड करा है, इस c को उठाकर ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अगर ऐसा कर देते हैं तो शायद मेरे पास एक इक्वेशन मिल जाए। तो एक काम कर लेता हूं, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड को यूज करो सर। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो यहां से c उठा के यहां रखना है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ g माइनस 5 टाइम्स ऑफ f इक्वल्स 6 प्लस c। c का वैल्यू कितना जा रहा है, c का वैल्यू जा रहा है सर -7g माइनस ऑफ 29/4। कोई तकलीफ इसके अंदर, आराम से देखो ना, यहां तक तो बेसिक कैलकुलेशन जा रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो g इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास 10 टाइम्स ऑफ g माइनस 5 टाइम्स ऑफ f इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल 6 यानी कि 24 माइनस 29/4। 4 यहां भी भेज देते हैं, यहां भी भेज देंगे तो इट विल बिकम 40 टाइम्स ऑफ g माइनस 20 टाइम्स ऑफ f इक्वल्स टू, यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया सर -5। आराम से देखो, क्या ये इक्वेशन एकदम क्लियर? मतलब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाली s को और s1 को ऑर्थोगोनल सर्कल्स मानकर, सेकेंड इक्वेशन निकाली s को और s2 को ऑर्थोगोनल सर्कल मानकर, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गया जहां पे वेरिएबल g और f है, जहां पे वेरिएबल g और f है। इसमें कोई तकलीफ आई गेस ना? ठीक, अब यहां तक का जो गिवन इंफॉर्मेशन था ना, वो मैंने काम में ले ली। अब अगली इंफॉर्मेशन चाहिए। अब अगली इंफॉर्मेशन फिर गिवन है, क्या गिवन है, ध्यान से देखो सर। जो सर्कल है उसका सेंटर 3x + 4y + 1 से पास हो रहा है, मतलब ये लाइन गिवन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। और अगर ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब ये जो लाइन होगा, क्या ये लाइन माइनस, हाँ भाई, क्या ये लाइन -g, -f को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी? अरे 100% करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि गिवन है कि ये लाइन सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर हमने क्या लिया है, सेंटर हमने -g, -f लिया है, मतलब ये लाइन किससे पास हो रही होगी, सेंटर से, यानी कि -g, -f से। बात समझ आ गई? तो एक काम करो, इस लाइन के अंदर -g, -f पुट करके सेटिस्फाई करा दो। अगर सेटिस्फाई करा देंगे तो यहां से क्या आ गया, तो लिख देता हूं s 4x ना 3x, s 3x + 4y इक्वल्स टू -1 है ना। मैं इधर भेज दे रहा हूं ताकि कंपेयर कर सके। इक्वल्स टू -1 पासेस थ्रू -g, -f, पासेस थ्रू -g, -f। तो यहां से मेरे को इक्वेशन मिल गया। व्हाट इक्वेशन सर? यहां मुझे मिल रहा है 3 की जगह 3x, x की जगह -g, तो -3 टाइम्स ऑफ g, y की जगह -f, तो -4 टाइम्स ऑफ f। आराम से देख लो ना, इक्वेशन यही था 3x + 4y, तो यहां से 3 -g 4 -f इक्वल्स टू -1। आराम से देखो, क्या ये बात भी समझ आ गई? ये बात भी समझ आ गई। और ये मेरे पास क्या बन गई, ये एक नई इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस का नामकरण कर देते हैं सर। इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब दो इक्वेशन निकल के आई गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, दो ही वेरिएबल्स हैं, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वी कैन इजीली सॉल्व। तो एक काम करता हूं, स्पेस कम है, दोनों इक्वेशंस को अगले पेज पे ले जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन रहा 40g - 20f इक्वल्स -5। एक काम करें सर, इसको 5 से डिवाइड भी कर दे, है ना। एक काम कर देते हैं, यहां से 5 से डिवाइड कर दे, तो 5 से डिवाइड करके लेके जाते हैं सीधे अगले पेज पर। तो अगले पेज पर अपने पास क्या जा रहा है,
5 से डिवाइड करेंगे या फिर ले जाते हैं एक बार के लिए 40g माइनस 20f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। शायद तो सही लेकर आए क्वेश्चन, देख लें एक बार सर। 40g माइनस 20f इक्वल्स टू माइनस 5, परफेक्ट है सर। इसको एक काम करते हैं 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जा रहा है सर? ये बन जा रहा है 8 टाइम्स ऑफ g, ये g है y नहीं है, 8 टाइम्स ऑफ g माइनस 4 टाइम्स ऑफ f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। कोई तकलीफ इसके अंदर ना? 8g माइनस 4f इक्वल्स टू माइनस 1। और ये कितना आ रहा है? माइनस 3g माइनस 4f इक्वल्स टू माइनस 1। तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ g माइनस 4 टाइम्स ऑफ f इक्वल्स टू माइनस 1। कोई तकलीफ ना? अब कोई तकलीफ नहीं है तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। इसको मान लेता हूं नया इक्वेशन, इसे 3 बोल देता हूं और इसे 4 बोल देता हूं ना। वहां पे ये जो हमने 3 लेट किया था, इस 3 को हटा देते हैं, इस 3 को हटा देते हैं और यहां इसको तो 4 एज इट इज ले लिया, तो ये 3 और 4 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। अगर अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दो सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, प्लस 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 करो सब्ट्रैक्ट। 8g प्लस 3g कितना जा रहा है? 11g। यहां से g और 4f कैंसिल हो गया और यहां से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 0। यानी कि g का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो मेरे को g का वैल्यू तो मिल गया। अब g का वैल्यू 0 मिल गया तो f का वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। तो एक काम करते हैं, इससे फोर्थ में पुट कर लेते हैं। अगर फोर्थ में पुट करें तो माइनस 3g, मतलब यहां से अपने पास आ गया 0, तो माइनस 4f 0 माइनस 4f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। और यहां से f का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1/4। ये मेरे पास 1/4 भी आ गया। क्या ये बात समझ आ गई? अब कौन चाहिए? अब c चाहिए, तो c भी फाइंड करो सर। c यहां फाइंड किया था हमने सर, c था 7 माइनस 7g माइनस 29/4। तो c अपने पास था, c अपने पास यहां था सर माइनस 7g माइनस 29/4। सही लिया है, माइनस 7g माइनस 29/4 किसके इक्वल? c के इक्वल। तो सर इसका भी वैल्यू निकाल दो। तो सर c यहां से आ गया माइनस 7g, g का वैल्यू तो 0 आ गया। तो g अगर 0 पुट कर दे रहे हैं, अगर यहां से g का वैल्यू 0 पुट कर दे रहे हैं तो c कितना आ रहा है? माइनस 29/4 आ रहा है। क्या ये बात समझ आ गई? अब ये सब चीजें आ गई तो सर्कल आ गया। भाई सर्कल ही तो निकालना था, फाइन क्या करना है सर? फाइन हमने करना था s। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। फाइन हमने करना था s और यहां से अपने पास s का वैल्यू आ गया। अगर आप ध्यान से देखो कैसे सर, s हमने जो फाइन करना था वो था अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ gx प्लस 2 टाइम्स ऑफ fy प्लस c। यही अपने पास s था, यही रिक्वायर्ड सर्कल है। वैल्यू पुट कर दे सर सारी। सर जैसे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी का वैल्यू कितना? 0। तो ये तो खत्म हो गया। अच्छा f का वैल्यू कितना सर? f का वैल्यू 1/4, तो 1/4 पुट करा तो 2/1/4, 2/1/4 दैट इज y/2 प्लस c का वैल्यू सर, c का वैल्यू है माइनस ऑफ 29/4 इक्वल्स, अरे भाई इक्वल्स 0। और ये जो इक्वेशन बनी है ये वही रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। ध्यान से देख लो, ऐसी तो जो था, जो चाहिए था। g का वैल्यू पुट करा, f का वैल्यू पुट करा, c का वैल्यू पुट करा। जैसे सबका वैल्यू पुट करा तो s आ गया, और s आ गया मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन आ गया, मार्क करो। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक। आराम से एक बार देख लेना, मैं समझा रहा हूं फटाफट। जैसे सवाल पढ़ा तो समझ आए सर, एक सर्कल फाइंड करना है जो गिवन दोनों सर्कल के लिए ऑर्थोगोनल हो और उसका सेंटर इस लाइन से पास हो रहा हो। तो मैं एक एक करके फाइंड करता हूं। सबसे पहले S को मान लिया कि सर ये सर्कल होगा जो मुझे चाहिए, तो यहां पे G, F और C अननोन है जो हमने फाइंड करने 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो सर S और S1 ऑर्थोगोनल है, तो ये कंडीशन आएगी, तो यहां से एक इक्वेशन आ गई। सेकंड सर S और S2 भी ऑर्थोगोनल है, तो यहां से भी इक्वेशन कंडीशन पुट करी, तो यहां से भी एक इक्वेशन आई। अच्छा इन दोनों को जब सॉल्व करा तो मेरे पास रिजल्टेंट ये आ गया। तो यहां तक काम किसने किया? फर्स्ट और सेकंड ने काम करा। अब थर्ड इक्वेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि सर सेंटर इससे पास होगा। अगर सेंटर इस लाइन से पास होगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ को सेटिस्फाई करेगा। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ पुट करके इक्वेशन निकाल दी। अब मुझे पता चला सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल की फॉर्म में आ गए। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल को जब सॉल्व करा तो मेरे पास जी और एफ का वैल्यू आ गया।
सी का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे जी के रिस्पेक्ट में, तो जी आ गया तो एफ आ गया, जी और एफ दोनों आ गए तो सी आ गया। जब एफ जी और सी आ गया तो मतलब एस आ गया, और हमने वहां पर वैल्यूज पुट करी, इक्वेशन मिल गई तो हमने मार्क करके आगे बढ़ गए। आराम से देख लो, नोट हो गया, समझ आ गया। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे पास है रेडिकल एक्सिस। अब ये भी काम का टॉपिक है ना, आराम से समझना, बहुत मुश्किल नहीं है। अब रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, ये दो चीजें आती है ना, दोनों को वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर रेडिकल एक्सिस होता क्या। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करता हूं, शायद कुछ क्लैरिटी है, नहीं तो फिर मैं समझा ही दूंगा एग्जांपल से। सर रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, मतलब सर यहां पे भी दो सर्कल की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, तो ये तो मुझे पता चल गया कि रेडिकल एक्सिस में भी दो सर्कल चाहिए। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट whose powers with respect to two circles are equal। क्या बोलना चाह रहा है? पावर्स का मतलब तो समझ आता है ना सर, पावर्स होता है रूट S1 का स्क्वायर, यानी कि S1 यानी कि जो लेंथ आती है उनका स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। समझ आराम से। अब सवाल ये बोल रहा है कि सर रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स आर सेम। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मैं समझाता हूं सिंपल भाषा में, ऐसी भाषा में जो अपने को समझ आ सके। सर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ना दो सर्कल्स गिवन है ना, एक सर्कल अपने को ये गिवन है, कोई भी S1 गिवन होगा, और दूसरा सर्कल अपने को ये गिवन है, अगेन ये कोई सर्कल S2 गिवन होगा, है ना, S1 S2 दो सर्कल। अब रेडिकल एक्सिस क्या हुआ? रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट के लोकस की बात हो रही है, तो मैंने एक पॉइंट पिक करा है ना, तो मैं एक काम करता हूं सर, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं P, और ये जो पॉइंट P है ना, ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से दोनों सर्कल्स पर जो पावर बनेगी वो सेम बनेगी। सर पावर का मतलब तो पता ही था भाई, पढ़ा था हमने, है ना। पावर का मतलब इतना सा कि सर मैं अगर इस पॉइंट से वापस से मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं। सर अगर पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाई फर्स्ट सर्कल पर, और इसी पॉइंट से सर टेंजेंट बना दी हमने दूसरे सर्कल पर, बना दी। अब ये दोनों टेंजेंट जिन पॉइंट्स पे टच कर रही है उन पॉइंट का नाम रख देते हैं। सर इस पॉइंट का नाम मैं A रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम B रख देता हूं, यही पढ़ा है। अच्छा पावर्स का मतलब क्या होता है? पावर्स का मतलब पावर ऑफ P फॉर दिस सर्कल इज PA स्क्वायर। अच्छा पावर्स ऑफ P फॉर दिस सर्कल इज PB स्क्वायर, यही तो पढ़ा था। पावर का मतलब क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। यानी कि मुझे यहां से समझ आ रहा है सर लेंथ है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो PA स्क्वायर और PB स्क्वायर को मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं PA इक्वल आ रहा है PB के, PA इक्वल टू PB आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट सर्कल के लिए P से जो टेंजेंट बनाई है और सेकेंड सर्कल से अगर P से ही टेंजेंट बनाई है, तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ आ रही है वो इक्वल आ रही है। अगर P कोई ऐसा पॉइंट है जिससे दोनों सर्कल्स पर बनने वाली टेंजेंट्स की लेंथ सेम जाती है, वापस अगर P कोई ऐसा पॉइंट है जिससे दोनों सर्कल्स पर बनने वाली टेंजेंट्स की लेंथ सेम जाती है, तो S पॉइंट P के लोकस को, यानी कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको कंबाइनली वी कॉल एज रेडिकल एक्सिस। यानी कि अब ये जो P मूव कर रहा होगा, ये P जैसे जैसे मूव करेगा वो सारे पॉइंट्स जो अपने को बना रहा होगा वो एक रेडिकल एक्सिस बना के देता है। जनरली एक स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब ये कि सर रेडिकल एक्सिस के कोई भी पॉइंट से आप उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, और किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट जो बन रही होगी उनकी लेंथ हमेशा एक दूसरे के इक्वल आ रही होती है। ये चीज हमें समझ आ जाता है। क्या ये बात समझ आ गया? तो रेडिकल एक्सिस क्या हो गया सर? एक ऐसा लाइन जा रहा है, उस लाइन का कोई भी पॉइंट पिक कर लो, उससे दोनों सर्कल पर टेंजेंट बना दो, दोनों सर्कल पर जो टेंजेंट बना रहे होंगे उनकी लेंथ बराबर जा रही होगी, उनकी लेंथ इक्वल जा रही होगी। तो उस लाइन को हमने बोल दिया, उस एक्सिस को हमने बोल दिया रेडिकल एक्सिस। और रिवर्स फॉर्म में बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि एक पॉइंट का लोकस जिससे दोनों सर्कल्स पर बनने वाली पावर्स या टेंजेंट्स का लेंथ सेम जा रहा है, तो उस पॉइंट P के लोकस को हम लोग टेंजेंट रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर? ठीक, बस इतना सही जाता है, रेडिकल एक्सिस ये जाता है। अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये तो आ गया होता क्या, अभी इक्वेशन की बात करते हैं। सर इक्वेशन ऐसे समझो कि अगर हमारे पास दो सर्कल्स है, एक सर्कल का नाम S1 रखा है, एक सर्कल का नाम S2 रखा है। दो सर्कल्स, एक S1 एक S2 है। अगेन S1 में कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट पुट करने के बाद आने वाला इक्वेशन नहीं है।
S1 सर्कल का नाम है भाई, दो सर्कल्स हैं, दोनों को S कैसे बोल दें, तो दोनों का नामकरण करना है, दोनों का नाम अलग रखना है, तो एक का नाम S1 रखा, एक का नाम S2 रखा। तो S1 इक्वल्स टू 0 पहले सर्कल का इक्वेशन है, S2 इक्वल टू 0 सेकेंड सर्कल का इक्वेशन है। तो दोनों सर्कल्स का जो रेडिकल एक्सिस बनेगा उसका इक्वेशन मेरे पास जो निकल के आ रहा है, जो फाइंड हम लोग करते हैं वो, अरे भाई वो अपने पास आता है S1, ओहो भाई हटाते हैं, चलो भाई डन। S1 माइनस S2 इक्वल 0 है ना, सॉरी फॉर दैट, हाँ भाई S1 माइनस S2 इक्वल 0। S1 फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन, S2 सेकंड सर्कल का इक्वेशन, तो दोनों के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, S1 माइनस S2 इक्वल 0। मतलब क्या, मतलब ऐसे कि सर अगर हमें S1 एक सर्कल दे रखा है, अब S1 सर्कल दे रखा होगा तो कैसा दे रखा होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ G1x प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1y प्लस C1 इक्वल 0। ये तो आ गया फर्स्ट सर्कल। सर सेकंड सर्कल भी इसी फॉर्म में दे रखा होगा, सेकंड सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ G2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ F2y प्लस C2 इक्वल 0। ये दोनों सर्कल्स है। तो अब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या आ गया, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ गया S1 माइनस S2 इक्वल 0, यही हमने पढ़ा। अच्छा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 का मतलब यहां क्या बोलना चाह रहा है, यहां ऐसे समझो सर, अगर मैं S1 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे 2gx1 2gx 2g1x माइनस 2g2x अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लिया तो कितना बच गया सर, यहां से बच गया G1 माइनस G2, आराम से देखना यही तो बचेगा भाई, 2x कॉमन लिया तो G1 माइनस G2 प्लस यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन लिया तो क्या बच गया सर, यहां से बच गया F1 माइनस F2, यही आ रहा है। और यहां से क्या बच गया, प्लस में C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 एंड दिस इक्वल्स 0। अब ये जो इक्वेशन आ रहा है ये अपने पास इक्वेशन आ जाता है रेडिकल एक्सिस का। अगर S1 S2 का इक्वेशन गिवन है, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, तो दैट इज 2x इंटू G1 माइनस G2 प्लस 2y इंटू F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स 0। ये याद रहता है, बहुत बढ़िया, नहीं रहता है कोई परेशानी नहीं है, सीधे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 याद रख लो। क्या ये बात समझ आ रहा है, और ये देख के भी समझ आ रहा है सर, x इंटू समथिंग प्लस वाई इंटू समथिंग प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन जा रही होगी स्ट्रेट लाइन का बन रहा होगा, और स्ट्रेट लाइन बन रहा है और मेरे को दिखा भी रहा है कि सर रेडिकल एक्सिस जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। S1 S2 दो सर्कल्स गिवन है, रेडिकल एक्सिस का मतलब एक ऐसा एक्सिस, एक ऐसा लाइन जिस पर लाई करने वाले हर पॉइंट से दोनों सर्कल्स पर बनाई हुई टेंजेंट का लेंथ सेम जाए। परफेक्ट परफेक्ट। उसका इक्वेशन क्या निकल के आता है, इक्वेशन सर S1 माइनस S2 इक्वल्स 0। ये भी परफेक्ट परफेक्ट, आराम से देख लो, नोट कर लो, हो गया नोट तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका एक ना इंपॉर्टेंट नोट है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है और नोट है इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें बता रहा हूं। अब ये क्या जा रहा है इजी है ना, क्या जाता है समझना कि जब भी अपने पास दो सर्कल्स, वापस समझना, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, if two circle intersect then the radical axis is the common chord of two contact, two circles common chord of two circles। क्या समझाता हूं, पहले तो कॉमन कॉर्ड होता क्या है ना, कॉमन कॉर्ड अलग से मैंने टॉपिक इसीलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि रेडिकल एक्सिस से ही वो चीज बनता है, तो मैं समझा रहा हूं, दोनों की इक्वेशन भी सेम होती है। सर ऐसा समझते हैं हम लोग कि अगर मुझे कोई दो सर्कल्स गिवन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो फर्स्ट सर्कल ये मान लेते हैं, सेकेंड सर्कल कुछ ये मान लेते हैं। अभी दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर, दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। तो मेरे को पता चला सर दीज आर द पॉइंट्स, तो ये पॉइंट अपने पास A मान लेता हूं, ये पॉइंट अपने पास B मान लेते हैं, ठीक। अब A और B कौन से पॉइंट आ गए सर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, कौन से सर्कल्स के, S1 और S2 दोनों सर्कल्स के। तो अगर मैं इन सर्कल्स पे कोई एक ऐसी कॉर्ड की बात करूं, सर वो कॉर्ड ना फर्स्ट सर्कल S1 के लिए भी कॉर्ड हो और सेकेंड सर्कल S2 के लिए भी कॉर्ड हो, तो वो सिर्फ कब पॉसिबल है, सिर्फ पॉसिबल है जब मैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन कर दूं। तो यही तो कॉर्ड है, ध्यान से देखो, AB फर्स्ट सर्कल के लिए भी कॉर्ड है, दो पॉइंट को टच कर रही है इन दोनों के, है ना, इस सर्कल के। अच्छा AB जो है वो सेकंड सर्कल के लिए भी कॉर्ड है, इसके भी दो पॉइंट्स को टच कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो AB इज द कॉमन कॉर्ड फॉर द सर्कल S1 एंड द सर्कल S2। क्या ये बात समझ आ गई।
और अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसी AB को अगर मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर देता हूं तो यही मेरे पास रेडिकल एक्सिस भी बन जाएगा S1 एंड S2 के लिए। क्या ये बात समझ आ गई? वापस से, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन कॉर्ड है उसी को हम दोनों तरफ से अगर प्रोड्यूस कर दें तो वो जो लाइन बनेगा दैट विल बी रेडिकल एक्सिस फॉर द गिवन सर्कल्स। दैट इज कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस दोनों सेम आ रही है अगर सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो अगर दोनों सेम है तो दोनों की इक्वेशन भी सेम आएगी और दोनों की इक्वेशन सेम आएगी। इसका मतलब मुझे यहां से समझ आ गया कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ AB की बात कर रहा हूं तो AB का इक्वेशन सीधा सीधा S1 माइनस S2 इक्वल 0 आ जाएगा, जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी रेडिकल एक्सिस की। क्यों? क्योंकि जब सेंटर सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड एक ही बात होती है और उनका इक्वेशन मेरे पास S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से बन गया। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर ना? फॉर्मूला एकदम क्लियर? अगर ये क्लियर है तो सर क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो सवाल अपने पास है, आराम से समझिएगा कि सर अगर टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल्स, ये टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x square plus y square equals to 12 at the point where it is met by the circle, again दूसरा सर्कल, ठीक, to find the point of intersection of these tangents। आराम से समझ लेना, पहले एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लो भाई आप लोग भी, क्योंकि क्वेश्चन समझ आएगा तो मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा तो सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। दो सर्कल्स गिवन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स बनी है और उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। आराम से देख लो, स्टार्ट करूं? स्टार्ट करते हैं। सर ऐसा समझते हैं हम लोग यहां पे कि दो सर्कल्स गिवन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट वेयर इट मीट द सर्कल। ये मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि सर अगर मेरे पास दो सर्कल्स हैं, मान लेता हूं कि एक सर्कल अपने पास है, मान लेते हैं कि अपने पास सेकंड सर्कल है, ठीक। अब हुआ क्या कि इन दोनों सर्कल्स पर, है ना, हुआ क्या, इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा जा रहा है सर? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है A है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है B है, यही तो है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पर हमने टेंजेंट बनाई फर्स्ट सर्कल के लिए, समझना आराम से। टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, इस सर्कल पे टेंजेंट बन रहा है, ये सर्कल पे टेंजेंट बन रहा है, ये सर्कल मेरे पास S1 है, जो S2 को जिन पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे टेंजेंट बनी, और वहां पे टेंजेंट बनी इसका मतलब सर यहां पे मैंने A पर टेंजेंट बनाई तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे बनी होगी, और सिमिलरली B पॉइंट के लिए टेंजेंट बनाई तो ये टेंजेंट ऐसे बनी होगी। अब पूछ हमसे रहा है कि जहां पर ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने बताने। ये सवाल है, आराम से पहले सवाल समझो, सॉल्यूशन की तो बात ही हम बाद में करेंगे, पहले हमें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन ये बोला है कि ये सर्कल, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर हमने फर्स्ट सर्कल के लिए टेंजेंट्स बना दी, और वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो हमसे पूछा हुआ है, अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक तो अपने पास अभी जो हमने पढ़ा कॉमन कॉर्ड का भी आ रहा है, और दूसरा अपने पास एक्सटीरियर पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रही है उनका भी आ रहा है ना। और पेयर ऑफ टेंजेंट भी नहीं, बल्कि मैं और क्लियरली बोलूं तो एक्सटीरियर पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन रही है उसका भी आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो क्या करें कि सर हम ना दोनों सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालें, फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट बनाई, सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट बनाई, और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दे। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ऑफ कोर्स करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट काफी ज्यादा कैलकुलेशंस मांगेगा, काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मुझे ये समझ आया कि सर जितने फॉर्मूले हमने पढ़े वो ऐसे ही तो नहीं पढ़े, वो इसीलिए पढ़े, इसीलिए इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो तो हम उसे यूज कर सके, वरना फायदा ही क्या। अब यहां पे इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को कम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है वो तो आनी है, बट जितना मिनिमाइज कर सके उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो क्या कर सकते हैं कि सर मुझे पता चला कि ये जो AB है, ये जो AB है, वापस से ये जो AB बन रहा है, ये AB क्या हो गया, S1 एंड S2 के लिए कॉमन कॉर्ड है। AB क्या है, S1 एंड S2 के लिए कॉमन कॉर्ड है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ AB निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि AB इज कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड फॉर S1 एंड S2। अब AB है ना, S1 S2 के लिए कॉमन कॉर्ड है, अब कॉमन कॉर्ड है तो AB का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन
ऑफ ए बी। अब इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकल के आएगा सर? सिंपल सा तरीका है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 जो आता है वो अपने पास कॉमन कॉर्ड का ही तो इक्वेशन देता है, तो ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। अब इसे फाइंड कर लो। अब इससे अगर फाइंड करें तो ये किसके इक्वल आ गया? तो यहां से अपने पास आ गया सर S1 और S2 सब्ट्रैक्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, x का कोफिशिएंट है नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? यहां से आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y, यही आ रहा है, ध्यान से देखना। और ये भी अपने पास ना -12 कर लेना, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12, तो -12 माइनस ऑफ -2, तो -12 माइनस ऑफ -2 मतलब -12 प्लस 2, तो कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कॉमन कॉर्ड की। कॉमन कॉर्ड भी नहीं बोलूंगा अभी तक के लिए, तो मैं बोलूंगा हाँ कॉमन कॉर्ड। इस S1 और S2 के लिए कॉमन कॉर्ड जो AB है उसका इक्वेशन आया S1 माइनस S2 इक्वल 0 से, जो आ रहा है 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स 0। इसमें कोई तकलीफ ना, ये आ गई। अब अगर मैं इसी पॉइंट को दूसरी तरीके से समझूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि सर P एक पॉइंट है एक्सटीरियर में, ना P एक पॉइंट एक्सटीरियर, तो मेरा पहला पार्ट हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूं, या इसी को सेकंड तरीके से करने का कोशिश करता हूं, क्या और कंडीशंस इक्वेशंस बना सकते हैं। तो मुझे पता है कि लेट P जो है इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं कुछ अल्फा कॉमा बीटा, मान सकते हैं, मान लो सर। पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानने में दिक्कत का है, तकलीफ का है, नहीं है, मान के। अगर P के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है तो जो AB है वो AB है, क्या वो S1 के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या पड़ा सर? एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स बना दो, वो टेंजेंट जिन पॉइंट पे टच कर रही है उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड बनेगी उसी को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोला, हाँ या ना? हाँ। तो यहां से मुझे पता चला कि फॉर S1 कौन है? सर्कल S1, फॉर सर्कल S1 AB is the chord of contact from point P। आराम से देख लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर अगर एक्सटीरियर पॉइंट P है, S1 सर्कल है, तो AB जो होगा वो P से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया तो अब उसकी इक्वेशन लिख दो। सो इक्वेशन ऑफ AB। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन निकली है, ये वाले नहीं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की फॉर्म में। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन याद करो क्या लिखा था सर? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखी थी T बराबर 0। याद करो क्या लिखा था? T इक्वल्स टू 0। सर T इक्वल्स टू 0 दो इक्वेशन पड़ी थी, टेंजेंट की भी और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की भी। अगर पॉइंट एक्सटीरियर में होता है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन कहां से आता है? T इक्वल्स 0। तो यानी कि मेरे को यहां से मिल गया क्या? T इक्वल्स 0। आराम से देख लो, क्या ये पॉइंट भी समझ आ गया? हाँ सर ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब मेरे को ये भी समझ आ गया T इक्वल्स टू 0, T इक्वल टू 0 पुट करो। तो S1 के लिए T इक्वल टू 0 क्या? तो यहां से S1 के लिए T इक्वल टू 0 मतलब S x x1, याद रखना भाई, x x1 प्लस y y1 जैसा भी जाता है। तो यहां से आ जाएगा अपने पास x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कितना दे रखा है? 12 को एज इट इज छोड़ दो, यही आएगा। अच्छा x1 y1 रिप्लेस कर देते हैं, x1 मतलब अल्फा, y1 मतलब बीटा, तो ये मेरे पास बनेगा x इंटू अल्फा प्लस y इंटू बीटा माइनस 12 इक्वल्स 0। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन किसका? AB का। सर AB का इक्वेशन तो ये वाला पढ़ा है ना, AB का इक्वेशन ये पढ़ा। ये कब पढ़ा? जब P एक्सटीरियर पॉइंट था तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से आया। ये कब आया? जब A और B मेरे पास दोनों गिवन सर्कल्स के लिए कॉमन कॉर्ड है तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन से आ गया। मतलब ये सर ये और ये एक्चुअल में दोनों ही AB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम इक्वेशन को, सेम लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो दोनों सेम आना चाहिए, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से मुझे पता है, मैं अगले पेज पे आ जाता हूं। सो हमको ये पता है कि सर फर्स्ट एंड सेकंड ना, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वेशंस ऑफ सेम लाइन। अगर दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है, इसका मतलब मुझे पता है कि सर वहां से A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2
इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा ही होगा, ये तो पता है। दो लाइंस अगर सेम है तो मतलब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशो सेम आएगा, तो निकाल दो। तो यहां से अगर रेशो निकालें तो क्या जा रहा है भाई, 5 अपॉन एल्फा इक्वल्स टू -3 अपॉन बीटा, तो लिख दे जाते हैं। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा 5 अपॉन एल्फा इक्वल्स टू -3 अपॉन बीटा इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। C1 कितना है -10, C2 कितना है -12, तो यहां से आ जाएगा -10 अपॉन -12, यही आ रहा है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 10 अपॉन 12 का मतलब कितना हो गया 5 अपॉन 6, कोई तकलीफ ना। अब अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। अगर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या जा रही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करो। तो अल्फा का वैल्यू यहां से मुझे जो मिल रहा है, अल्फा कितना आ जाएगा सर 5 अपॉन 5 इंटू 6, यानी कि अल्फा का वैल्यू आ गया 6, कोई तकलीफ ना। अब इन दोनों को यूज कर लो और इन दोनों को यूज करके अब क्या करें भाई, फर्स्ट इन दोनों को यूज कर लो और इन दोनों को यूज करके बीटा की वैल्यू निकाल लो। अब बीटा का वैल्यू क्या आएगा सर, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लो। तो यहां से बीटा कितना आ रहा है सर, बीटा अपने पास आ रहा है -3 अपॉन 5 इंटू 6, यही आ रहा है। तो -3 यानी कि यहां से कितना आ रहा है, तो बीटा कितना आ रहा है सर, यहां से -18 अपॉन 5, कोई दिक्कत ना। अच्छा पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि p का वैल्यू या कि p के कोऑर्डिनेट बता दो। सर p के कोऑर्डिनेट क्या लेट किए थे हमने, वो लेट किए थे अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा और बीटा ही फाइंड करने थे। ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 6, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -18 अपॉन 5, और मेरे हिसाब से अपने को जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स थे वो आ चुके होंगे। अब एक बार पहले तो इसको लिख लेते हैं, ये आ गया। अब इसको मार्क कर लेते हैं, देखो भाई -6 क्या था 6 कॉमा -18/5, तो 6 कॉमा -18 अपॉन 5 फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन मार्क करा, क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व। आराम से देख लो, एकदम कोई तकलीफ नहीं आएगी। सबसे पहला हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करा कि सर क्या तो गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है और क्या हमसे पूछा हुआ है। तो हमें पता चला सर दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फर्स्ट सर्कल से टेंजेंट्स बना दी और टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया। ठीक, तो हमारे पास कई तरीके इसको सॉल्व करने के, मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट पिक करो, उसी के लिए हम लोग तो यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। इजीएस्ट ही तो ढूंढना है। कैसे ढूंढा सर, मैंने ए बी का ना इक्वेशन निकाल दिया दो अलग अलग तरीके से। पहले तो मुझे दिख रहा है ए बी S1 S2 का कॉमन कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड है तो इक्वेशन आ जाएगा S1 माइनस S2 बराबर 0, तो यहां से ए बी का इक्वेशन आ गया। फिर मैंने देखा सर ए बी जो है वो S1 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन T इक्वल टू 0, तो वहां से आ गया। अच्छा ये भी ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों सेम इक्वेशन से, सेम इक्वेशन है, तो यहां से रिलेशन हमको पता है कि ये रिलेशन आएगा। रिलेशन को सॉल्व करा तो यहां से मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, और अल्फा बीटा यानी कि पी के कोऑर्डिनेट जो फाइंड करने थे, तो अगर रिक्वायर्ड चीज आ गया तो हम ऑप्शन में मार्क किया और हम बढ़ गए अगले टॉपिक की तरफ। बढ़िया। अब क्या क्वेश्चन है, अब अपने पास क्वेश्चन है सर रेडिकल सेंटर। हमने अभी फाइंड किया था रेडिकल एक्सिस क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं रेडिकल सेंटर क्या होता है। अब रेडिकल सेंटर और निकाल लो। सर रेडिकल सेंटर ना पहले एक बार डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ यहीं से समझ आ जाए। सर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझना आराम से सर, तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन टू एट अ टाइम इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। मतलब ये कुछ अजीब सा बोलना चाह रहा है, क्या अजीब सा बोलना चाह रहा है मैं समझा देता हूं, ताकि अपने को डेफिनेशन याद करने की जरूरत ना पड़े, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये तो समझ आ गया सर, तीन सर्कल्स की बात हो रही। ऐसा देख बेटा कि मेरे पास ना कोई भी तीन सर्कल्स ले लेता हूं, फर्स्ट सर्कल लिया, सेकंड सर्कल लिया, थर्ड सर्कल ले लिया, तीन सर्कल्स हैं। अब तीनों सर्कल से तो तीनों का नेम रख लेते हैं ना, तीनों का नेम क्या जाएगा सर, इस सर्कल का सेंटर ना मैं एक काम करता हूं S1 बोल देता हूं, इस सर्कल का नाम ना हम लोग एक काम करते हैं S2 बोल देते हैं, और इस सर्कल का नाम हम एक काम करते हैं S3 बोल देते हैं। तो ये तीन सर्कल्स आ गए। अब बोला क्या, आराम से समझना कि सर हमारे पास रेडिकल सेंटर क्या होता है, रेडिकल सेंटर क्या होता है। ठीक, अगर मैं S1 और S2 के लिए रेडिकल एक्सिस फॉर्म करूं, S1 S2 के लिए रेडिकल एक्सिस बनाऊं,
तो रेडिकल एक्सिस कैसे बनता है सर? रेडिकल एक्सिस अभी अभी पढ़ लिया सर, एक पॉइंट का लोकस जिससे दोनों सर्कल्स पर जो टेंजेंट्स बन रही है उनका लेंथ सेम जा रहा है। तो मैं काम करता हूं, दोनों सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस बना लेता हूं। दिस इज द रेडिकल एक्सिस फॉर S1 एंड S2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करूंगा सर, S2 और S3 जो है उनके लिए भी रेडिकल एक्सिस बना लेता हूं। सर S2 और S3 के लिए रेडिकल एक्सिस भी कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब ऐसा पॉइंट का लोकस जहां से दोनों पर जो टेंजेंट बन रही है उसकी लेंथ सेम जा रही है। और सिमिलरली जब मैं S1 और S3 के लिए रेडिकल एक्सिस बनाऊंगा तो वो रेडिकल एक्सिस भी अपने पास ऐसे ही जा रही होगी, और तीनों रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉन्सेंट्रिक होगी। तीनों रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉन्सेंट्रिक होगी। कॉन्सेंट्रिक होगी इसका मतलब किसी एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रही होगी, और उसी कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं P, और ये जो P है अपने पास आ जाता है रेडिकल सेंटर, एंड दिस इज द P, और जो P है वही मेरे पास है रेडिकल सेंटर। समझ लेना आराम से, जो P है वही अपने पास रेडिकल सेंटर है। क्या ये बात समझ आ गया? कोई तकलीफ इसका? आई गेस एकदम क्लियर। क्या बोला सर, अगर हमारे पास 3 सर्कल्स हैं और 3 सर्कल्स इस फॉर्म के अंदर है कि दो सर्कल्स करके हमने अगर रेडिकल एक्सिस फॉर्म करी, तो रेडिकल एक्सिस हमेशा एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही होगी, और उस कॉमन पॉइंट को हमने रेडिकल सेंटर बोल दिया। क्या ये बात समझ आ गई? अब इसमें स्पेशल नोट क्या जाता है? अब इसमें स्पेशल नोट ऐसा जाता है कि P इज द ओनली पॉइंट, ऐसा समझना, P इज द ओनली पॉइंट जहां से अगर मैं फर्स्ट वाले सर्कल पर टेंजेंट बना रहा हूं तो ये टेंजेंट का लेंथ कुछ ऐसा बनेगा, तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, तो फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट बना दिया। अच्छा, सेकंड पर टेंजेंट कुछ ऐसा बना दिया, थर्ड पर टेंजेंट कुछ ऐसा बना दिया। तो भाई ये तो पॉइंट ना तीनों रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, तीनों रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से जो टेंजेंट हम लोग बना रहे हैं तो तीनों सर्कल्स पे टेंजेंट का लेंथ सेम जाएगा। तो इसका मतलब रेडिकल सेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम विच tangents drawn on the 3 given circles are always equal. Radical center is the point from which tangents drawn on the 3 circles are always equal. ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज सवाल ऐसा ही आएगा। मतलब बहुत रेयर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द रेडिकल सेंटर फॉर द 3 गिवन सर्कल्स। जनरली आपको क्या बोलेगा? जनरली बोलेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द 3 गिवन सर्कल्स आर इक्वल। तो वो पॉइंट निकालने को बोल दिया। एक्चुअल में वही पॉइंट तो रेडिकल सेंटर है। अब ये रेडिकल सेंटर कैसे निकाले? सर मुझे पता है कि तीनों लाइन से है ना, मैं इसको बोल देता हूं, एक काम करता हूं, रेडिकल एक्सिस को मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R3 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं। 3 रेडिकल एक्सिस है। तो अब मेरे को अगर रेडिकल एक्सिस से ये R1, तो ये कैसे निकल रहा होगा? ये S1 माइनस S2 इक्वल 0 से निकलेगा। परफेक्ट। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 कैसे निकल रहा है? सर R2 हमारे पास निकल रहा है S2 माइनस S3 इक्वल्स 0 से निकल रहा है। और लास्ट में अपने पास R3 कैसे निकल रहा है? R3 मतलब ये, तो ये S1 और S3 का रेडिकल एक्सिस है, मतलब S1 माइनस S3 इक्वल्स टू 0 से निकल रहा है। क्या ये बात समझ आ गई? अगर मेरे पास ये तीनों इक्वेशंस आ गई तो मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना है। तो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, P इज द point of point of intersection of R1, R2 and R3। क्या ये बात समझ आ गया? बस इतना सही है। अच्छा, P मुझे फाइंड करना है, तो क्या तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है? अरे नहीं भाई जहां पर 2 लाइन कट कर रही है वहां पे भी तो रेडिकल सेंटर ही आ रहा है, वहां पे भी तो रेडिकल सेंटर ही आ रहा है। तो रादर देन कि मैं तीनों इक्वेशंस निकालूं और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं कोई भी 2 इक्वेशन निकाल दूंगा, इधर R1, R2 और R3 में से कोई 2, और उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग रेडिकल सेंटर, और वही रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे। क्या ये बात एकदम क्लियर? क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर? तो यहां से मेरे को रेडिकल सेंटर समझ आ गया कि क्या होता है। अब रेडिकल सेंटर समझ आ गया तो उसका क्वेश्चन ट्राई कर लेना चाहिए, तो ट्राई कर लेते हैं। अब क्वेश्चन अपने को गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ पॉइंट, वापस से समझना, फाइंड द पॉइंट from which the tangents to the 3 circles first, second and third are equal in length। अभी जो मैंने बोला वही बात ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने यही बोला था कि सर कभी भी आपको डायरेक्टली बहुत रेयर देता है कि सर रेडिकल सेंटर निकालो, जनरली यही बोलेगा कि सर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जिससे तीनों गिवन सर्कल्स पर जो टेंजेंट्स बना रहे हैं उनकी लेंथ सेम। मतलब इन शॉर्ट और इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। हाँ भाई ठीक।
अब रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट और उसके बाद में उसकी लेंथ पर पूछ लिया, वो हम अलग से निकाल देंगे, पहले रेडिकल सेंटर निकाल लो भाई। तो रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या सर, कोई दो रेडिकल एक्सेस निकाल लो, इधर R1 R2 और R3, कोई दो रेडिकल एक्सेस निकालो। तो मैं एक काम करता हूं, R1 मान लेता हूं, R1 मतलब रेडिकल एक्सेस फर्स्ट वाली। तो ये कैसे निकलेगी सर, ये S1 माइनस S2 इक्वल्स, सॉरी S1 माइनस S2 इक्वल 0 से निकाल लो। तो निकालो, फाइंड करो सर, यहां से रेडिकल एक्सेस से मेरे पास S1 माइनस S2, मान लेते हैं सर ये दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3, कोई दिक्कत ना। सबसे पहले S2 को रीराइट करो, यहां पे ध्यान से अगर मैं देखूं तो मुझे समझ आ रहा है कि सर S2 ना गलत लिखा हुआ है, गलत मतलब गलत नहीं है तो करेक्ट, लेकिन सही फॉर्म भी नहीं है, रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि सर S2 के अंदर अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो मुझे समझ आ रहा है कि x² और y² के कोफिशिएंट 2 गिवन है, जबकि मुझे पता है रिक्वायरमेंट 1 की होती है। तो पूरा S2 वाली जो सेकंड सर्कल का इक्वेशन है उसे 2 से डिवाइड कर दे, फिर ही तो स्टार्ट करेंगे। तो 2 से डिवाइड करो, जैसे 2 से डिवाइड करा तो S2 मेरे पास आ रहा है x² प्लस y² माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ y और प्लस 9/2 इक्वल 0। ये आ गया S2। अच्छा, S3 S1 सही फॉर्म में लिखे, उन्हें नहीं छेड़ना है। तो यहां से पहले R1 निकाल लेते हैं, दैट इज S1 माइनस S2 इक्वल 0। अब S1 माइनस S2 करो सर, अगर S1 माइनस S2 कर रहे हैं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4x माइनस ये है ना, माइनस ऑफ माइनस आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद -4 और माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 3/2, ये x का कोफिशिएंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सिमिलरली y, अच्छा y तो ऊपर है ही नहीं, y तो 0 है। अच्छा, नीचे y अपने पास कितना है 5/2, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके कितना आ गया सर, यहां से आ गया माइनस ऑफ 5/2y, ठीक। अच्छा, अब C1, अब C कितना आ रहा है, ऊपर से आ रहा है प्लस 7, नीचे से आ रहा है माइनस 9/2 और दिस इक्वल्स 0। ये अपने पास आ गया, सॉरी माइनस 9/2, दिस इक्वल 0। ये आ गया फर्स्ट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, दैट इज S1 माइनस S2 इक्वल 0 का इक्वेशन। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से इक्वेशन निकाल लेते हैं। सर इक्वेशन अपने पास जो बन रहा है वो अपने पास अंदर कितना आ जाएगा सर, अंदर अपने पास जा रहा है यहां से x टाइम्स ऑफ, सॉल्व कर ले तो जा रहा है सर -8 + 3 दैट इज -5/2 टाइम्स ऑफ y, प्लस यहां से सॉल्व करें तो कितना सर 14 माइनस 5/2, सॉरी 14 माइनस 9 यानी कि 5/2 इक्वल 0। यही आ रहा है। एक काम करें, पूरी इक्वेशन को -5/2 से डिवाइड कर दो, तो -5/2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ रहा है x, यहां से आ रहा है प्लस y और यहां से आ रहा है -1 इक्वल 0। तो ये मेरे पास जो आ गई, ये आ गई फर्स्ट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, कोई तकलीफ ना। अब फर्स्ट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ गया तो सेकंड का निकालो। अब सेकंड का निकालने के लिए भी मोर और लेस यही अप्रोच जाएगा। अब की बार एक काम करते हैं, S1 माइनस S3 इक्वल 0 यूज कर लेते हैं। अब S1 माइनस S3 कर रहे, अब S3 गिवन है, S1 गिवन है, करो भाई सॉल्व करो। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू x² कैंसिल, y² कैंसिल, कोई तकलीफ नहीं, -4x और यहां पे कुछ भी नहीं है तो यहां से अपने पास -4 टाइम्स ऑफ x, ठीक। अब y कुछ भी नहीं है, यहां से y कितना है प्लस y, तो माइनस ऑफ y। अब C1 माइनस C2, तो C1 कितना 7, यहां पे कितना है कांस्टेंट 0, तो प्लस 7 इक्वल्स 0। यही यार है ना, इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ट्रांसपोज करके तो यह आ जाएगा 4x प्लस y इक्वल्स टू 7 और ये मेरे पास आ गया सेकेंड रेडिकल एक्सिस यानी कि R2, कोई दिक्कत। अब मुझे पता है फाइंड क्या करना है सर, हमको फाइंड करना है रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर कब आता है, जब मैं R1 R2 R3 में से किसी भी दो रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर लो, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। तो R1 R2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इनका नेम कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 और अब हम लोग का काम हो गया सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो एक काम करें, फर्स्ट से y का वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, कुछ भी नहीं करा। अब सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पे y का क्वेश्चन सेम ही है, तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, तो 4x माइनस x दैट इज 3x
y से y कैंसिल, और यहां से अपने पास 1 इधर चला जाएगा तो 7 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6, और x का वैल्यू कितना आ गया सर? x का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा x2 आ गया तो y निकाल दो। अब x2 आ गया तो y कितना आ जाएगा सर? यहां से मेरे पास x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो y निकालो सर। y यहां से अपने पास आ जाएगा, x का वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, और y उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? y माइनस 1 आ गया। सर x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू माइनस 1 आ गया, कोई तकलीफ नहीं। तो मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे फाइंड करना यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया? 2 कॉमा माइनस 1। तो यहां से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके कोऑर्डिनेट आ गया 2 कॉमा माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आराम से देख लो। अब 2 कॉमा माइनस 1 तो मिल गया है ना, 2 कॉमा माइनस 1 तो मिल गया, बट दो ऑप्शन में क्यों? क्योंकि मुझे लेंथ भी पूछी, ध्यान से देखना, ऑल्सो फाइंड द लेंथ। अच्छा, लेंथ किसके इक्वल है सर? लेंथ तो इस पॉइंट से किसी भी सर्कल पर टेंजेंट बना लो, टेंजेंट बना लो, उसी का तो लेंथ आएगा। तो दैट इज लेंथ, तो या तो रूट ओवर S1 बोल दूं या रूट ओवर S2 बोल देना, किसी भी सर्कल के लिए इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो। तो एक सर्कल ले लेते हैं, एक काम करते हैं, सबसे इजी मुझे कौन सा दिख रहा है सर? सारे इजी है, कोई सा भी ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है ना। अगले पेज पे आ जाते हैं। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड पॉइंट। अब जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए सर? पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए 2 कॉमा माइनस 1। तो यहां से एंड पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1। ठीक, तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आता है सर? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ओवर S1। अब S1 का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह माइनस 1 स्क्वायर, और प्लस अगेन वाई की जगह माइनस 1, यही तो आएगा। बस ये लेंथ निकाल लो। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज रूट ओवर 4 प्लस 1 माइनस 1 विच इज 2 आएगा। तो पॉजिटिव ही भाई, लेंथ की बात हो रही है। तो यहां से लेंथ मेरे पास आ गया 2, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2 कॉमा माइनस 1। तो आंसर मार्क कर दो सर, 2 कॉमा माइनस 1 एंड 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑफ विच फ्रॉम विच टेंजेंट्स टू द सर्कल। तीनों सर्कल्स पर मुझे क्या फाइंड करना था? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिससे इन तीनों सर्कल्स पर जो टेंजेंट्स बना रहे हैं उसकी लेंथ इक्वल हो। दैट इज इनडायरेक्टली क्या पूछा है हमसे? पूछा है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर कैसे निकाले? कोई दो रेडिकल एक्सेस निकाला, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दिया, आ गया। अब लेंथ भी पूछ लिया। अब लेंथ किसके इक्वल आता है सर? किसी भी सर्कल और पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, टेंजेंट का लेंथ, वो फाइंड करना हमको आता है, रूट ओवर S1 वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था। तो बस ये हमने यहां से कर लिया। तो यहां से लेंथ आ गया 2, पॉइंट आ गया 2 कॉमा माइनस 1, क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो यहां पे हम लोग अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं ना, कंप्लीट करते हैं। तो चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है ना, चैप्टर कंप्लीट है, सारे लेक्चर्स कंप्लीट है। अब आपका काम है, आज का लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया, अब इसके नोट्स बना लो, फिर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये चैप्टर एकदम ग्रिप में आ चुका होगा। तो आज चैप्टर को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है? तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।